आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2019 का पेपर है जिसका हम सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन बी और सी, जिनके टोटल मार्क्स होते हैं 80 और इन्हें सॉल्व करने का टाइम होता है 2 hours 35 minutes। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। इसमें 14 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 10 पार्ट्स, यानी 4 पार्ट्स को आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो पहला पार्ट हम रीड करते हैं। ये है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन पोलर फॉर्म। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आंसर शीट पर नोट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन बी की हेडिंग देंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और फिर पहला पार्ट। हमने क्वेश्चन की नंबरिंग वही रखनी है जो क्वेश्चन पेपर पे होती है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने 1 + आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर और थीटा की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए फार्मूला होता है, आर के लिए फार्मूला होता है x² + y² होल स्क्वायर रूट, और थीटा के लिए होता है tan इनवर्स y/x। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x है 1 और y है स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि कौन सी होती है। तो r cos थीटा को हम 1 के इक्वल रखते हैं और r sin थीटा को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल रखते हैं। यहाँ से हमें r और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम r को लिखना चाहें तो r होता है x² + y² होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1² + स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो r² आ जाएगा 4 या फिर r आ जाएगा 2। अब थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो थीटा के लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे tan इनवर्स y/x में। हमारे पास आ जाएगा थीटा = tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो थीटा यहाँ से आ जाता है 60 डिग्रीज। अब आर और थीटा दोनों हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे 1 की जगह 1 के इक्वल रखेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 60 डिग्रीज। तो हम लिख सकते हैं 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को 2 cos 60 डिग्रीज प्लस आयोटा 2 sin 60 डिग्रीज। तो ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसकी पोलर फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। तो ये है शो दैट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी डी मॉर्गन्स लॉ हमने प्रूव करना है, वेयर A एंड B आर सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट U। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, डी मॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, और उसमें से हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं x और लिखते हैं लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अगर x A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि x A यूनियन B से बिलोंग नहीं करता, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि x जो है वो A से बिलोंग नहीं करता और x B में भी B का एलिमेंट भी नहीं है। अगर x A का एलिमेंट नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि x A कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट हो सकता है, इसी तरह x B कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट हो सकता है, यानी x A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। लेकिन हम जानते हैं कि x क्या है, आर्बिट्रेरी मेंबर है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है, इसका मतलब ये है कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। यानी हमने एक एलिमेंट लिया A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट से, और वो हमने प्रूव किया कि एलिमेंट है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट होगा। हमने यहाँ पर इक्वालिटी प्रूव करनी है। तो अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट लेते हैं, और इस इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। हम लिखेंगे नाउ सपोज दैट y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि y जो है वो A कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है और B कॉम्प्लीमेंट का भी मेंबर है। क्योंकि ये इनके इंटरसेक्शन का मेंबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि y A का मेंबर नहीं है और y B का मेंबर भी नहीं है। यानी y जो है वो A यूनियन B का मेंबर नहीं होगा, तो उनके कॉम्प्लीमेंट का मेंबर होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि y हमने एक एलिमेंट लिया था A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से, और वो एलिमेंट है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट सबसेट है
A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं। जब दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 वी कंक्लूड दैट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमने इस डी मॉर्गन लॉ को प्रूव कर दिया। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इफ A B आर एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन शो दैट A B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। हमने प्रूव करना है कि दो एलिमेंट्स A B का प्रोडक्ट लें और फिर उनका इन्वर्स लें, वो इक्वल होगा B इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय A इन्वर्स के। तो उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे A B आर टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G। तो हम उनकी इन्वर्सेस देख लेते हैं। इफ A इन्वर्स एंड B इन्वर्स आर द इन्वर्सेस ऑफ A एंड B देन वी कैन राइट A इंटू A इन्वर्स इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू A इक्वल्स टू E। E यहाँ पर उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसीलिए इसी तरह हम B के साथ भी ये चीज़ लिख सकते हैं। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर प्रूफ करना है A B को कि उसका इन्वर्स है B इन्वर्स A इन्वर्स, तो इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर लिखा कि A के साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करें तो जवाब में आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। एसोसिएटिव लॉ की मदद से हम लिख सकते हैं A इंटू B डॉट B इन्वर्स डॉट A इन्वर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है। फिर B इंटू B इन्वर्स को हम यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं E। तो यहाँ पर हमने लॉ यूज़ किया है इन्वर्स लॉ, ये भी साथ लिख लेते हैं। अब ये जो E एलिमेंट है इसे हम A के साथ अगर इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास A ही आता है। तो ये होता है आइडेंटिटी लॉ। तो हमारे पास बच जाता है A इंटू A इन्वर्स, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी E के इक्वल आता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि A B को जब B इन्वर्स डॉट A इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो A आया, E आया। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड अब लेते हैं तो हम लिखेंगे B इन्वर्स A इन्वर्स इंटू A B। तो इसे हम लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ की मदद से B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स डॉट A इंटू B। अब A इन्वर्स डॉट A को हमने लिख लिया E और यहाँ पर ये लिख देंगे कि ये इन्वर्स लॉ हमने यूज़ किया है और उसके बाद आइडेंटिटी लॉ की मदद से हमने B इन्वर्स B लिख लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ और अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो E आ जाता है, ये है इन्वर्स लॉ। तो इसी तरह से हमने देखा कि B इन्वर्स A इन्वर्स का प्रोडक्ट जब लेंगे A B के साथ तो वो भी आइडेंटिटी हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A B एंड B इन्वर्स A इन्वर्स आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, सो वी कैन राइट A B होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। पार्ट 4 देखते हैं। इफ A इज अ मैट्रिक्स A I J 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रियल numbers then show that lambda into A minus A is equal to lambda minus 1 into A। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि है लैम्डा इंटू A माइनस A। तो इसको हम लिख सकते हैं A की जगह पर हम लिखेंगे A I J ऑफ 3x3। हम लिखेंगे लैम्डा इंटू A I J 3x3 माइनस 1 इंटू A I J 3x3। अब यहाँ पर हम सेम मैट्रिक्स है तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग A I J 3x3 कॉमन वी गेट लैम्डा माइनस 1 इंटू A I J 3x3 और A I J 3x3 क्या है, A के इक्वल है। तो हम लिखेंगे लैम्डा माइनस 1 इंटू A। तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने इसको शो कर दिया। पार्ट 5 देखते हैं। तो ये है डिटरमिन वेदर P implies into Q implies P is a tautology, a contingency और absurdity। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। स्टेटमेंट है हमारे पास P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रुथ टेबल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ रखते हैं P की, फिर Q, फिर P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P और उसके बाद जो फाइनल स्टेटमेंट है वो आ जाएगी। अब हम P की वैल्यूज़ ले लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो Q की हम ऑल्टरनेट लेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अब अगर Q इम्प्लाइज P देखेंगे तो Q की वैल्यू ट्रू है, P की भी ट्रू है, तो ये आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है Q की वैल्यू फॉल्स है और P ट्रू है, तो अगर बाद में ट्रू हो जाए तो वो भी ट्रू होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे T। और थर्ड वाली देखें तो पहले ट्रू है बाद में फॉल्स है तो इसे हम फॉल्स लिखेंगे और लास्ट वाली दोनों फॉल्स हैं तो इसे हम ट्रू लिखेंगे। अब हमने देखना है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, यानी फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हमने कंपेयर करना है। तो ये ट्रू से ट्रू की तरफ इम्प्लाई कर रहा है तो ये ट्रू होगा, सेकेंड भी ट्रू होगा, थर्ड में दोनों फॉल्स हैं तो ये भी हम ट्रू लिखेंगे और लास्ट में पहले फॉल्स है लेकिन सेकेंड में वो ट्रू हो जाता है तो इसे भी हम ट्रू लिखते हैं।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज ट्रू आ रही हैं, तो जब सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं तो उसे हम लिखते हैं टोटोलॉजी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल शोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एंड q, दस गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। पार्ट नंबर 6 है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 2x² - 5x + 1 = 0। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। इक्वेशन है हमारे पास 2x² - 5x + 1 = 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और जब हम इसे कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 के साथ, तो a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 1। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जब रूट्स की नेचर को देखना होता है तो हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे a, b और c की। तो हमारे पास आ जाएगा -5² - 4 × 2 × 1। इसे सॉल्व करके हमने देखना है कि ये इक्वल टू 0 है, लेस है या ग्रेटर है 0 से। तो ये आ जाएगा 25 - 8 जो कि 17 है और 17 पॉजिटिव नंबर है, ये 0 से ग्रेटर होगा। जब ये 0 से ग्रेटर होता है तो जो रूट्स आते हैं वो आते हैं रियल और डिस्टिंक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो 17 है डिस्क्रिमिनेंट है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट्स इर्रेशनल होंगे। तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑल्सो b² - 4ac = 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स विल बी इर्रेशनल। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे और इर्रेशनल होंगे। तो ये हमने यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बता दी। नेक्स्ट पार्ट है 7। इफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56 फाइंड द नंबर। क्वेश्चन 7 को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। हम यहाँ पर एक नंबर को सपोज कर लेते हैं और लिखते हैं लेट x बी द नंबर, और हमने यहाँ पर देखना है कि वो अपने स्क्वायर रूट से 56 एक्सीड कर रहा है। तो हम लिखेंगे देन इट्स स्क्वायर रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ x, और कंडीशन ये दी गई है कि हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इक्वल है उसके स्क्वायर रूट में जब 56 ऐड करेंगे तो वो अपने स्क्वायर रूट के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे लिखेंगे x - 56 = स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट ऑफ x का जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और x - 56 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - 112x + 3136 इक्वल्स टू x। इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी x को इस तरफ लेके आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x² - 112x - x + 3136 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसे हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें x की वैल्यूज मिल जाएं। तो इसे हम सम प्रोडक्ट मेथड या मिड टर्म ब्रेकिंग से यानी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो 113 को हम ब्रेक करते हैं 64 और 49 में। तो पहली जो दो टर्म्स है x² - 64x, इसमें से हम x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ रह जाएगा x - 64, और दूसरी टर्म में से हम 49 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x - 64। तो x - 64 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 64 × x - 49 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं x - 64 इक्वल्स टू 0, x - 49 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 64 और दूसरी आ जाएगी 49। अब ये दोनों वैल्यूज हमने ऊपर इक्वेशन में पुट करके देखनी है कि वो उसको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो जो 49 है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 64, यानी जो 64 है वो अपने स्क्वायर रूट से 56 एक्सीड करता है। तो अभी तक हमने सेक्शन बी के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और ये टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो 7 क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं।